इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स? नाउ यू नो दैट म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग बट एसेट मैनेजमेंट, and mutual fund is when a company takes the money from people and gives them a certain share. It is different from shares and debentures, because in shares there is a risk, and the person will not get a fixed share, but he will get returns based on the profit or loss in a company. तो shares में risk होता है. Mutual funds are relatively risk free, relatively, because a company promises a fixed interest, a fixed dividend on the investment, and therefore mutual funds is a very popular method. Now in India, mutual funds are regulated by what? Which organization? SEBI, Reserve Bank of India, State Bank of India, or SIDBI? So the answer is SEBI. Mutual funds are regulated by Securities and Exchange Board of India. MICR stands for what? Now look, MICR is a code, and its purpose is it's used in transactions. Now both, there are two types of code. One is IFSC code and one is MICR code. They both are the codes which are used for transactions. Now IFSC code is used in electronic transactions, and the full form of MICR, now you have to select from these four options: magnetic ink check reader, Michigan incident crime reporting, maximum individual cancer risk, or magnetic ink character recognition. So the answer is A, magnetic ink character recognition. This is one of the most asked questions in banking awareness, by the way. Which was the first commercial bank to launch mutual fund? इंडिया में सबसे पहले म्यूचुअल फंड कौन से बैंक ने स्टार्ट किए थे? This is a direct question, so the answer is our very own SBI, public sector bank. Now बैंकिंग रेगुलेशंस पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिससे बैंकिंग के ऊपर, बैंक्स में रिस्क मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग प्रैक्टिसेस ऑन द बैंक्स, जिसने एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा मैट्रिक्स बैंक को दिया था जिस पे वो काम करेंगे. और ये रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इस कमेटी ने डिस्क्राइब की थी जुलाई 1988 में. इस कमेटी को क्या बोलते हैं? Now pay attention on some words. International convergence of capital measures and capital standards. बहुत सारे बैंक्स हैं, उनको ये सजेशन दिए गए थे किस तरह से उन्हें रिस्क को न्यूट्रलाइज करना है, किस तरह से कैपिटल को मैनेज करना है, मेजर करना है और स्टैंडर्डाइज करना है, जिससे बैंक्स प्रॉपरली काम कर सकें. इस कमेटी का नाम क्या था? वाज कमेटी, कुक्स कमेटी, बेसल कमेटी या राव कमेटी? सो वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज बेसल कमेटी. बेसल कमेटी भी बहुत सारे इनके मोड हैं. बेसल कमेटी 1, बेसल कमेटी 2, बेसल कमेटी 2 जैसे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थी, बेसल कमेटी 3. तो हमेशा बेसल कमेटी को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. इनके रिकमेंडेशंस, बेसल कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए बैंक्स को, एंड वर्ल्ड वाइड ये फॉलो होती है. इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, इस कमेटी के जो एडवाइस है, वो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है. रिवर्स रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंक से कर्जा ले लेता है. उल्टा, यूजुअली तो बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, लेकिन आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. जिस ब्याज पर लेता है, जिस रेट पर लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? रेपो रेट वो है जिसपे बैंक्स आरबीआई से पैसा लेता है. रेपो रेट का एक नाम और है, रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. कई बार आपको ऑप्शंस में रेपो रेट नहीं मिलेगा, ये वर्ड मिलेगा, रीपर्चेज रेट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क है? रिवर्स रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है, 1% कम होता है, हमेशा सेम होता है, या नन ऑफ दीज? तो याद रखना, रिवर्स रेपो रेट से 1% बिलो होता है. अगर रेपो रेट, फॉर एग्जांपल आजकल जो रेपो रेट है वो है 6.75%, जो रेपो रेट है, और रिवर्स रेपो रेट है 5.75%. सो इस तरह से आप कभी भी रेपो रेट दिया है तो रिवर्स रेपो रेट निकाल सकते हो. भारत का पहला सरकारी बैंक, विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक को हम नेशनलाइज बैंक भी बोलते हैं, तो कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है. बेसिकली सरकारी बैंक 27 हैं सर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था जिसने कैपिटल इशू किया पब्लिक को? इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, या पंजाब नेशनल बैंक? सो द आंसर इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC. It was the first bank to issue capital to public.
पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर थे वो थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी। इनमें से कौन सी रेट है जो आरबीआई डिसाइड नहीं करता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी रेट डिसाइड नहीं करता? बैंक रेट डिसाइड करता है, रेपो रेट भी करता है, रिवर्स रेपो रेट भी करता है, प्राइम लैंडिंग रेट, ये बैंक्स डिसाइड करते हैं। एक बैंक कोई कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा कस्टमर से, ये इजाजत आरबीआई ने बैंक्स को दी हुई है। भारत का सबसे पुराना सरकारी बैंक कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या इलाहाबाद बैंक? सो द आंसर इज इलाहाबाद बैंक, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। भारत में पहला बैंक कौन सा है जिसने डेबिट कार्ड इशू किया था? डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई, सिटी बैंक, एसबीआई या एचडीएफसी? सो आंसर इज सिटी बैंक। सिटी बैंक इज नॉट अ इंडियन बैंक, रिमेंबर दिस। सिटी बैंक इंडिया का बैंक नहीं है। आईसीआईसी बैंक इंडिया का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इंडिया का बैंक है और एचडीएफसी भी इंडिया का बैंक है। यानी डेबिट कार्ड इशू सबसे पहले किया एक विदेशी बैंक ने, विच इज सिटी बैंक। क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला पहला, क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा बैंक है भारत में? एसबीआई, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। पहला बैंक भारत में जिसने इंटरनेट बैंकिंग चालू की, नेट बैंकिंग। पहले आप जानते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग होती थी, नेट बैंकिंग की वजह से बहुत एक क्रांति आई और अब आपको नेट बैंकिंग से अब एक गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। और अब तो मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और अब उसके बाद आ रही है वॉच बैंकिंग, जो आप एप्पल वॉच या किसी भी स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। सो इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक था आईसीआईसीआई बैंक। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण भी था इस बैंक के बहुत जल्दी पॉपुलर होने का इंडिया के अंदर। भारत में सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी किसने खोला? पहला जो रीजनल रूरल बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक। जो बैंक का नाम था वो था प्रथम ग्रामीण बैंक। और पहला रीजनल रूरल बैंक खोला सिंडिकेट बैंक ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ द पायोनियर डॉक्टर टीएमए पाई, जो इनके फाउंडर हैं सिंडिकेट बैंक के। सो सिंडिकेट बैंक ओपन द फर्स्ट आरआरबी और उस आरआरबी का नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। भारत में पहला बैंक कौन सा था जिसने एटीएम इंट्रोड्यूस किया? भारत में पहला, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम इंट्रोड्यूस करने वाला बैंक एचएसबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या स्टैंडर्ड चार्टर्ड? सो द आंसर इज बैंक ऑफ हांगकांग एंड शंघाई। शंघाई एंड चाइना का बैंक है एचएसबीसी, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इट इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। नाउ एटीएम के अंदर आपको पिन की जरूरत पड़ती है, 4 शब्दों का पिन आप डालते हैं। इनमें से कौन सा एटीएम है जिसमें आपको पिन की जरूरत नहीं है? आप सिर्फ अपना अंगूठे का जो इंप्रेशन है, अंगूठा, उससे आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। तो पिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंगूठे थंब इंप्रेशन से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्या बोलते हैं उस एटीएम को? व्हाइट लेबल, बायोमेट्रिक एटीएम, ऑन साइट एटीएम या ऑफ साइट एटीएम? सो आंसर इज बायोमेट्रिक एटीएम। कोई भी अगर आपको कंप्लेन हो तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। बैंकिंग ओम्बड्समैन is a person who is selected by the government to take the complaints of the customers against any bank और कस्टमर्स की हेल्प करता है। तो वो कितना फी चार्ज करता है? एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है स्पेशल बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर, सो डू चेक दैट आउट। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या करता है, इसको कौन सिलेक्ट करता है। तो नाउ ये सवाल ये है कि कस्टमर की जो कंप्लेन है उसके लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन कितना पैसा चार्ज करता है? 500 रुपए, कोई फी चार्ज नहीं करता, 1500 या 1000। सो बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई फी चार्ज नहीं करता, ही डज नॉट चार्ज एनी फी। पैन नंबर, पैन नंबर आपको पता ही है क्या होता है? इनकम टैक्स के लिए जो नंबर होता है आपका पैन नंबर जो होता है, ये कितने ट्रांजैक्शन, कितने रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए? 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? रिस्ट्रिक्शन है, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन है। 50,000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए पैन नंबर जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी, सो रिमेंबर दिस। आईएफएससी कोड जो होता है एक चेक के अंदर,
उसका मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है चेक में, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आरटीजीएस करते हो या एनईएफटी करते हो, तो इसमें भी आप कर सकते हो। नाउ एनईएफटी जब आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस, तो दोनों में क्या फर्क है? एनईएफटी जब करते हो तो एनईएफटी में कोई लोअर लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 100 रुपये भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते। और दोनों में कोई अपर लिमिट नहीं है, कि अपर लिमिट कोई नहीं है, आप जितना चाहे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए आरटीजीएस में ट्रांसफर करने होते हैं, और एनईएफटी में कोई लोअर लिमिट नहीं है। और एक फर्क यह है, एनईएफटी में जो पैसा जाता है वो बैचेस में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 11, अगर कोई बैच है 11 से 12, तो आप अगर 11 बज के 1 मिनट पे ट्रांसफर करोगे अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी, तो वो 12 बजे जाएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में तुरंत जाता है, तुरंत आप किसी को पैसा करोगे तो वो तुरंत पहुंचेगा उसी समय। और एनईएफटी में बैचेस में जाएगा, और एनईएफटी में इसलिए पैसा रिलेटिवली कम सिक्योर होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर मान लो फ्राइडे को कोई ट्रांजैक्शन की लास्ट बैच के अंदर, तो लास्ट बैच निकल गया तब की, फॉर एग्जांपल आखिरी बैच था 7 बजे से 8 बजे तक, आपने पैसा भेजा 8:30 बजे, तो वो अब सैटरडे संडे के बाद, अगर सैटरडे भी छुट्टी है तो सैटरडे भी नहीं जाएगा, संडे भी नहीं जाएगा, वो मंडे को जाएगा पहले बैच में मॉर्निंग में। तो इसमें तो चाहे आरटीजीएस करना हो चाहे एनईएफटी करना हो, आपको आईएफएससी कोड कंपलसरी है, ये चाहिए ही होता है। अब सवाल ये है कि आईएफएससी कोड में इनमें के बारे में इनमें से क्या क्या सच है। सबसे पहला, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, बिल्कुल ठीक है, आईएफएससी की फुल फॉर्म ही यही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दूसरा, इसमें 11 डिजिट्स होते हैं, यस ये भी ठीक है। शुरू के चार चार डिजिट होते हैं, वो बैंक का नाम दिखाते हैं, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। और ये आरटीजीएस एनईएफटी में यूज होता है, ये भी ठीक है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आईएफएससी कोड देखिए कैसा होता है। आईएफएससी कोड में शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं वो होते हैं बैंक के, फॉर एग्जांपल SBIN, इस तरह के कुछ होंगे, मतलब पता चल जाएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। और 5वां डिजिट होता है जो हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो। और उसके बाद जो अगले 6 डिजिट होते हैं वो होते हैं ब्रांच के, कि बैंक की शाखा कौन सी है। तो टोटल हो जाते हैं 6 और एक 0 और 4, यानी 11 डिजिट्स। एफएमसीजी, एफएमसीजी में सी का मतलब क्या है? एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो आंसर है कंज्यूमर। एफएमसीजी होता क्या है? एफएमसीजी होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए बिग बाजार जाते हैं, बिग बाजार में आप शैम्पू खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स जिन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, जो फटाफट, दे आर फास्ट मूविंग, जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम है, फटाफट जो बिकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाएंगे तो वहां पे रेफ्रिजरेटर है या एसी है, ये स्लो मूविंग है। आप अब घर में कोई एसी रोज रोज थोड़ी खरीदते हैं, या आप एसी है, फ्रिज है, टीवी है, तो ये स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड है। लेकिन एक होता है रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो आप बहुत जल्दी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनको बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जिनमें शैम्पू, तेल, साबुन, ये इस तरह की चीजें आती हैं। सो सी का मतलब है कंज्यूमर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए क्या होता है? ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है वो एसेट्स, एसेट्स होती है आपकी प्रॉपर्टी, वो एसेट, एसेट भी कई तरह के होते हैं, मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट। जैसे आपकी जमीन है तो वो एक जगह से दूसरी जगह आप लेके नहीं जा सकते, यानी वो इमूवेबल एसेट है। पैसा है आपकी जेब में पड़ा हुआ है तो वो मूवेबल एसेट है, आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो। गोल्ड है, वो मूवेबल एसेट है, आप गोल्ड को कहीं लेके जा सकते हो। तो एसेट भी कई तरह के होते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है सवाल कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, के नाम से ही पता चल रहा है नॉन परफॉर्मिंग, यानी मुझे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो दी एसेट्स हैव स्टॉप्ड गिविंग इनकम टू द बैंक। बैंक के वो एसेट जिनसे बैंक की कोई इनकम नहीं हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप पूछोगे क्या सीआरआर भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? एक तरह से हाँ, सीआरआर भी है, क्योंकि 4% अभी सीआरआर है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। ये वो पैसा है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक को, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और इस पैसे पे भी बैंक कुछ कमा नहीं सकता, यानी सीआरआर भी एक तरह से देखा जाए तो एनपीए है। बाकी कोई भी ऐसा एसेट जिसपे कोई इनकम नहीं हो रही बैंक की, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इनमें से कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेज है इंडिया में और सबसे ज्यादा एटीएम है? दोनों एक ही बैंक के हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे एसोसिएट बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इस तरह से इनके 7 हैं टोटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जो और पहले 2 और थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंदर मर्ज कर लिए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक्स। कई बैंक होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एक टाई अप कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं
कि आपका जो इंश्योरेंस है वो हम अपने साथ बेचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंश्योरेंस है, जैसे मान लीजिए मेरिल लिंच लाइफ इंश्योरेंस है। मेरिल लिंच लाइफ इंश्योरेंस अगर एसबीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि एसबीआई के जो कस्टमर हैं जब वो बैंक में आएंगे तो उनको हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचो, यानी कि जब इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ एक टाई अप कर लेती है उसे क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बंक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बैंकिंग या डिपॉजिट इंश्योरेंस? सो आंसर है बंक इंश्योरेंस, यानी बैंक प्लस इंश्योरेंस इज इक्वल टू बंक इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन भी काफी फ्रीक्वेंट है। आरटीजीएस के लिए अपर लिमिट कितनी है? तो सवाल को ध्यान से देखना, अपर लिमिट पूछी है, लोअर लिमिट नहीं पूछी। आरटीजीएस के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, लेकिन अपर लिमिट कोई नहीं है। सो नो अपर लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। When the loan is granted for purchase of white good, it is called white good for, जब मुझे कोई white good खरीदना है, व्हाइट गुड के लिए अगर मैं बैंक से लोन लूंगा उसे किस तरह का लोन बोलते हैं? व्हाइट गुड समझते हैं आप? व्हाइट गुड जैसे आपका एसी हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो जनरली व्हाइट इन कलर होते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट गुड्स। तो अगर मुझे मान लीजिए फ्रिज खरीदना है, 1 लाख का फ्रिज है, तो 1 लाख रुपया मैं बैंक से लोन ले लूंगा फ्रिज खरीदने के लिए या ईएमआई करवा लूंगा, तो वो किस तरह का लोन लिया है मैंने, उसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्योंकि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो द आंसर इज सी। Which of the following organization has established a fund known as investor protection fund? जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे उनको कोई हानि ना हो, मूलभूत हानि ना हो, उसके लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्टार्ट किया है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड? आरबीआई ने, सिडबी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यानी बीएसई शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो आंसर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज has an organization which is called Investor Protection Fund और IPF। रिवर्स रेपो के थ्रू आरबीआई क्या करता है? रिवर्स रेपो के थ्रू इंजेक्ट लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, इंक्रीज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, पैसा डालना मार्केट के अंदर। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जब बैंक से आरबीआई पैसा उल्टा ले लेता है। जब बैंक्स के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक, सीधी सी बात है, बैंक आगे कस्टमर्स को लोन नहीं देंगे क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो यानी सिस्टम के अंदर जो मनी है वो कम हो गया, यानी लिक्विडिटी कम हो गया। सो आंसर है बी, यानी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट आरबीआई यूज करता है। जब आरबीआई देखता है मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है तो रिवर्स रेपो यूज करता है। जब आरबीआई देखता है कि मार्केट में पैसा कम हो गया है और हमें रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाना है तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है। जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो उससे बैंक्स फटाफट लोन लेते हैं आरबीआई से, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया है आरबीआई का। तो जब बैंक्स के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो वो कस्टमर्स को लोन आसानी से देते हैं, कस्टमर्स के पास पैसा बढ़ता है, कस्टमर्स फिर खर्च करते हैं इससे, और ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन होती है, दोनों होते हैं। सो आरबीआई का काम है, इसको बोलते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक की शाखा में जाते हैं, बैंक ब्रांच में जाते हैं 100 रुपए का नोट लेके, और वो 100 रुपए का नोट गलती से नकली निकल जाता है। या मान लीजिए आप बैंक में गए और आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने हैं, तो आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। तो जमा करने से पहले वो चेक करेंगे सारे नोट असली हैं कि नकली हैं। अगर मान लो उनमें एक 100 रुपए का नोट निकल गया जो नकली है, तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से बैंक क्या करेगा? तुरंत आपको वो 100 रुपए का नोट वापस कर देगा, ये बोल के कि नकली है, इसे वापस रख लो, या उसको जब्त कर लेगा और उसको वापस भी नहीं करेगा, या उसके बदले आपको कुछ एक्सचेंज दे देगा, या उसको एक जेन्युइन नोट से रिप्लेस करके दे देगा, यानी उसके बदले में एक जो एक्चुअल जो सच्चा नोट है वो आपको दे देगा। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो जब्त कर लेगा और आपको नहीं देगा, यानी आपका 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अगर कितने का भी नोट हो, 500 का हो, 1000 का हो, कोई भी नोट हो, अगर नकली निकल जाता है तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि बैंक उसको जब्त कर लेता है और बदले में कुछ भी वापस नहीं करता अगर वो नकली नोट है तो। एसबीआई है मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एसोसिएट? एसबीआई ने अपने 2 एसोसिएट बैंक को अपने साथ मर्ज कर लिया है, मतलब अपने अंदर मर्ज कर लिया है। ये 2 बैंक कौन से हैं? और ये दोनों एसबीआई के एसोसिएट हैं। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ट्रावनकोर, या इंदौर हैदराबाद, या इंदौर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात का है, साउथ गुजरात। सो आंसर है इसका ई, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये अब एसबीआई के अंडर ही आएंगे। सेबी किस तरह की बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, या रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी यानी एनजीओ टाइप है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप, आई होप आपको फर्क पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैट्यूटरी बॉडी में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम अपना देश का संविधान बना रहे थे, तो जो जो बॉडी, जो जो ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल थे, जो जो हमने रखे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। लेकिन समय के साथ हमें नई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो जैसे जैसे हमने वो बिल पास करके बनाई लोकसभा राज्यसभा वगैरह में, वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। तो जरूरत के हिसाब से जो हमने बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है, जैसे सेबी उनमें से एक है। सो आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी। वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क होता है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज करता है। इस फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इस तरह से। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के बीच में नेटवर्किंग करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्विफ्ट, SWIFT। बेसल टू, बेसल कमेटी आपको पता ही है। बेसल टू, उसमें भी बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 कई कमेटीज हैं। तो सवाल ये है, इसमें ये पूछा है बेसल 2 का क्या काम है। बेसल 2 कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए कमर्शियल बैंक्स को? किस चीज के ऊपर दिए? रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर दिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोनस पेमेंट टू बैंक एग्जीक्यूटिव्स, या ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजर्स, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके ऊपर नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए, अपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए, मैट्रिक्स दिया, या रिस्क मैनेजमेंट पे, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, या बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को बोनस नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर। सो बेसल 2 बनी थी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। जस्ट रिमेंबर दिस एंड स्टडी मोर अबाउट बेसल कमिटीज। लीवर की फुल फॉर्म क्या होती है? LIBOR, बहुत ही स्टैंडर्ड वो है। लीवर स्कैम भी हुआ था बीच में लंदन के अंदर, बहुत फेमस 2 साल पहले। तो लीवर की फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लंदन में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कई बैंक्स लंदन के फेमस हैं। तो लंदन के जो बैंक हैं वो एक दूसरे को जिस रेट पे ब्याज देते हैं, फॉर एग्जांपल लंदन में HSBC का हेडक्वार्टर है। अब HSBC के अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर में पैसा कम पड़ गया, तो ये लंदन के किसी और बैंक से पैसा लेगा। मान लीजिए ये अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लेता है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड HSBC को जिस ब्याज के ऊपर पैसा लोन देगा, वो एक तरह से हो गया इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। जब एक बैंक दूसरे बैंक को ब्याज पे पैसा देता है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो लंदन में अप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं लीबर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो आंसर इज डी। सरकार के पास जो सबसे ज्यादा पैसा आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, वो किस चीज से आता है? तो इनकम टैक्स से आता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जो वैट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, या कॉर्पोरेट टैक्स। तो बड़ा ही सीधा सवाल है। मैक्सिमम जो सरकार की कमाई होती है, रेवेन्यू आता है, वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। KYC का मतलब क्या होता है? KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इनफैक्ट अब तो eKYC आ चुका है। सो रीड अबाउट eKYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC। जब एक कस्टमर बैंक को एक चेक ड्रॉ करता है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है पैसा देने की? क्या बैंक की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, RBI की है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री की है? किसका मैंडेट है ये कि कस्टमर को पैसा देना है? सवाल को ध्यान से समझिए, समझना जरूरी है। मान लीजिए मैंने किसी बैंक में लेट से 1 लाख रुपए जमा कराए, और मैंने ये फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए नहीं कराए, या फिक्स ड्यूरेशन के लिए भी कराए, लेकिन मैं जब चाहूं विड्रॉ कर सकता हूं। हाँ, बैंक उस पर अगर फिक्स ड्यूरेशन वाले हैं तो कुछ पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी वो उसी हिसाब से देता है, वो किसी स्कीम के तहत देता है। अगर मैं समय से पहले विड्रॉ कर रहा हूं तो बैंक पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन बैंक मुझे डिनाई नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी बैंक में 1 लाख रुपया डाला है, तो बैंक को मुझे वो पैसा वापस करना होगा, जब मैं चाहूं तब वापस करना होगा। तो ये जो मैंडेट है कि पैसा वापस करना है, या कोई मेरे पास चेक है मैं उसको ड्रॉ करना चाहता हूं, तो बैंक को ही वापस करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी बैंक की है। सो आंसर है ए, इट इज द मैंडेट ऑन दैट बैंक टू पे। इनफैक्ट RBI ने इसीलिए कैश रिजर्व रेशो रखा हुआ है। कैश रिजर्व रेशो 4% जो अभी है, इससे बैंक्स के पास हमेशा कैश अवेलेबल रहता है, और इससे बैंक पैसा लौटा सकते हैं। तो CRR इज अ वे टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स इंटरेस्ट्स। इनमें से कौन से अकाउंट्स हैं जिनके अंदर चेक से आप ऑपरेशंस कर सकते हो? मतलब चेक से पेमेंट करना, या चेक से कोई भी काम करना, कौन से बैंक्स, कौन से किस तरह के अकाउंट में अलाउड है? सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट,
करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट या फ्लोटिंग लोन अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, या सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट? सो आंसर इज ई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। आपको आई होप दोनों में फर्क पता हो, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या होता है, आप जनरली कंपनीज खोलती हैं करंट अकाउंट। जैसे कि अगर आपने कोई, आपकी कोई कंपनी है और कोई या कोई फर्म है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने होंगे। लेटस से आपका कोई लेटस से आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और आप जो भी पैसा लेते हैं वो कैश या क्रेडिट कार्ड या चेक से लेते हैं या कैश से लेते हैं, आपको डेली के ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप 100 टीवी रोज के खरीदते हैं और 100 टीवी वो बेचते हैं रोज, तो आपको ट्रांजैक्शन रोज करने पड़ेंगे। यानी आप 100 टीवी का पैसा जिससे खरीदा है होलसेल वाले से उसे देंगे, और 100 टीवी का जो कस्टमर से पैसा लेंगे वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जब बहुत ज्यादा होते हैं तो पर्सन खोलता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बैंक आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन करंट अकाउंट में पैसा भी नहीं मिलेगा, यानी सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट ब्याज है वो भी नहीं मिलेगा। सो करंट अकाउंट इसलिए खोलती हैं कंपनियां या फर्म। सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है जो पर्सनल आपका बैंक अकाउंट होता है, जिसपे आपको पैसा मिलता है, जैसे 4%, 7%, इस तरह से वेरियस स्कीम्स के हिसाब से पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट। अभी 4% मिलता है, जनरली ज्यादातर बैंक 4% देते हैं अभी। सेविंग्स बैंक अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड होते हैं, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सेविंग्स बैंक अकाउंट में। तो जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते हैं, जैसे आपका अगर कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट है आपका, वो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और करंट अकाउंट, तो इन दोनों में चेक अलाउड है, चेक इज परमिटेड, ऑपरेशन बाय चेक इज परमिटेड। ट्रैवलर चेक किसे बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रैवलर चेक क्या होता है? नाउ ट्रैवलर चेक होता है एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कैन बी सब्सटीट्यूट ऑफ कैश। एक ट्रैवलर चेक बैंक आपको दे देगा, ये कैश का काम करेगा, एक तरह से आपकी जेब में ये कैश रखा है, तो इस पे ट्रैवलर चेक की वैल्यू होती है, इस पे वैल्यू भी लिखी रहेगी, और इट कैन एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कैश। मॉर्टेज, मॉर्टेज बोलते हैं गिरवी रखने को। सो मॉर्टेज इज अ सिक्योरिटी, लेकिन जो मॉर्टेज टर्म यूज करते हैं, ये एक सिक्योरिटी एक तरह की, अगर आप कुछ भी बैंक के पास रखवाते हैं, कोलेटरल जैसे रखवाते हैं, क्रिएटेड ऑन। मॉर्टेज किसके ऊपर होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ डिपॉजिट गिवन बाय अ बैंक, और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय अ बैंक। सो आंसर इज ई, मॉर्टेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल मतलब जैसे आपकी जमीन हो गई, इमूवेबल एसेट। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी for a loan given by a bank is called mortgage. So it's a security created on immovable property for a loan given by a bank. CDR की फुल फॉर्म क्या होती है? CDR बहुत बहुत ही फेमस एक एब्रीविएशन है बैंकिंग सर्कल में, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इसी तरह CBS की भी पूछ सकते हैं, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल द एब्रीविएशंस। ALM की फुल फॉर्म क्या होती है? ALM होता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अक्सर यूज की जाती है ये टर्म, एसेट्स और लाइबिलिटी। आई होप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको पता होंगे, इज अ वेरी वेरी बेसिक।